हाँ जी, तो क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे। खैर, तो एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का। अकाउंट्स अवेलेबल है कि इस प्लेटफॉर्म पर, तो जहां करते हैं आपके सिलेबस की पूरी पूरी कवरेज आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो कर चुके थे सारी की सारी पढ़ाई हम लोग। एक नया चैप्टर आज शानदार जानदार और कहीं ना कहीं क्लास 11th का एक वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर विच इज नोन एज अ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट BRS, लेकिन उसको काफी ज्यादा आसान बनाने की एक भरपूर शानदार जानदार और एक कामयाब कोशिश। तो BRS को काफी ज्यादा आसानी से पढ़ेंगे हम, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे हम। एक लगभग लगभग एक कॉम्प्लिकेटेड माने जाने वाला चैप्टर और असल जिंदगी में इस्तेमाल होने वाला चैप्टर, जिसको बहुत ज्यादा आसान बना देने वाले हैं हम इन चुनिंदा लेक्चर्स में। टोटल 3 पार्ट में खत्म करेंगे BRS, और जब तक तीसरे पार्ट तक आप आएंगे तो तब तक बिल्कुल परफेक्ट बन चुके होंगे आप लोग। तो बट जिसके लिए बोलना पड़ेगा आपको भी, साथ में लगाएं जयकारा, प्रेम से बोले राधे राधे। तो इसी के साथ में 3 पार्ट्स में खत्म करेंगे आज, जो कि है इसका पार्ट 1 है। बारी बारी से हर एक पर्टिकुलर पार्ट के अंदर कुछ एक बातें हम लोग डिस्कस करते चले जाएंगे मेरे बाबू प्यारे प्यारे। तो देखो, आज का जो पार्ट रहने वाला है मेनली कंसेप्चुअली रहेगा। और आज के इस पार्ट 1 के अंदर BRS एग्जैक्टली है क्या, क्यों बनाया जाता है BRS बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, इसका मीनिंग क्या है रिकॉन्सिलेशन का। इसके अलावा ये आज क्वेश्चंस भी करेंगे, लेकिन काफी कम। तो देखो, आज के इस लेक्चर के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम कंसेप्चुअल बातें करने वाले हैं मेरे बाबू की। सबसे पहले BRS होती क्या है, क्यों बनाई जाती है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। तो बात चल रही है हमारे उस जमाने की, किस जमाने की? बैंक बैलेंस की। तो खैर, जमाना कोई नहीं, जमाना आज का ही है। बात चल रही है किस चीज की? तो बात चल रही है बैंक बैलेंस की। यानी इस चैप्टर के अंदर ना तो हम कोई गुड्स की बात करेंगे और ना ही हम कैश बैलेंस की बात करेंगे, ना ही हम कैश के आने कैश के जाने की बात करेंगे। हम करेंगे तो सिर्फ बैंक की बातें, हम करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ बैंक में पैसा आना और बैंक में पैसा जाने की बातें मेरे बच्चे। हम तो जो भी बातें करने वाले हैं, यहां ना कोई प्रॉफिट ना लॉस होगा, यहां सिर्फ होगा मेरा बैंक बैलेंस। हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ते क्या है कि जो हमारा बैंक बैलेंस है, जो ऑब्वियसली हमारा एसेट है, तो इसका रिकॉर्ड कौन कौन मेंटेन करके चलता है। तो देखिए, एक तो रिकॉर्ड मेंटेन करके चलते हैं हम खुद मतलब हमारा अकाउंटेंट। भाई, अगर मैं एक ओनर हूं, मुझे अपना ये पता करना है कि बैंक का बैलेंस कितना है, तो मैं क्या कह सकता हूं अपने अकाउंटेंट से कि प्लीज मुझे आज के वक्त में मेरे बैंक में कितना पैसा मौजूद है ये आप बता दीजिए। और वो बड़े ही आसानी से, बड़े ही आराम से कैश बुक नाम का एक डॉक्यूमेंट, जो ऑब्वियसली हमसे ने अब से पुराने वाले चैप्टर्स के अंदर बनाना सीखा भी हुआ है कि कैश बुक इज दैट बुक जिसमें कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस दोनों रिप्रेजेंटेड होते हैं। इस चैप्टर के अंदर हमें कैश बैलेंस से कोई लेना देना नहीं, बैंक बैलेंस की हम बात करते हैं कि हमारा बैंक का रिकॉर्ड मेरे अकाउंटेंट के द्वारा कैश बुक में मेंटेन किया जाता है। साथ ही साथ देखो, मेरा अकाउंटेंट तो मेरी कैश बुक के अंदर ऑब्वियसली जब जब पैसा आता है डेबिट साइड में रिकॉर्ड करता है, जब जब पैसा जाता है क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करता ही है। लेकिन ये सेम चीज क्या जिस बैंक, भाई मेरा अगर कोई बैंक अकाउंट है, मेरा बैंक का बैलेंस है, तो कहीं ना कहीं होगा ना। फॉर एग्जांपल, मैंने SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI के अंदर खाता खुलाया हुआ है, तो क्या मेरे बैंक अकाउंट की जानकारियां कि कब कब मेरे बैंक में कितना पैसा आया है, कितना पैसा गया है, क्या सिर्फ मेरा अकाउंटेंट ही इस बात की जानकारी रखता है? तो ऑब्वियसली ना। साथ ही साथ ये जो मेरा बैंक है, जो SBI है, ये जो मेरा बैंक है, ये जो मेरा SBI है, ये भी तो मेरे खाते की पूरी पूरी जानकारी मेंटेन करके रखता है अपने पास सॉफ्टवेयर के अंदर। और साथ ही साथ हमें एक किताब पकड़ा देता है विच इज नॉन एज अ पासबुक। हालांकि इस पासबुक के अंदर एंट्री करते कौन है? तो एंट्री करते तो बैंक वाले ही हैं। यानी देखिए, हमारे बैंक का बैलेंस है, हमारा बैंकिंग रिकॉर्ड है, जो कहां कहां मेंटेन होता है, तो हमारा अकाउंटेंट भी उस रिकॉर्ड को मेंटेन करता है। यानी इन शॉर्ट, हम भी उस अकाउंट को मेंटेन करते हैं, उस रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं, एज वेल एज जो बैंक वाले हैं वो भी उस रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं। अगर मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली अकाउंटेंट भी उस एंट्री को करता है और बैंक वाले भी उस एंट्री को करते हैं। तभी तो हमारे पास मैसेज आ पाता है मेरे बाबू कि 1 लाख रुपीज हैज बीन क्रेडिटेड टू योर अकाउंट, ऐसे करके कुछ बातें हैं। खैर खैर खैर, तो मुद्दे की बात यह है कि हमारे बैंकिंग रिकॉर्ड की जो भी जानकारियां होती हैं, वो 2 लोगों के पास में होती हैं। किसी भी एक मोमेंट पर अगर मैं चेक करता हूं, क्या चेक करता हूं मेरे बच्चा? तो अगर मैं चेक करता हूं, मैं अपने अकाउंटेंट से पूछता हूं कि हे अकाउंटेंट, जरा आप मुझे बताएं कैश बुक में से देख के कि आज की डेट में हमारा बैंक का बैलेंस
कितना है। तो देखिए फॉर एग्जांपल उन्होंने बताया कि आज की डेट में सर जी आपके अकाउंट के अंदर 10 लाख रुपए मौजूद हैं। तो फिर मैं तुरंत तभी की तभी क्या करूंगा, मैं बैंक वालों से भी पूछूंगा। बैंक वालों से पूछने के अलग अलग जरिए हैं। मैं पासबुक में देख सकता हूं, साथ ही साथ में एटीएम में जाके भी चेक कर सकता हूं, साथ ही साथ मैं बैंक में फिजिकली विजिट करके भी पता कर सकता हूं, साथ ही साथ आजकल तो नेट बैंकिंग फैसिलिटी है, तो मैं नेट बैंकिंग से भी पता कर सकता हूं कि बैंक वालों के हिसाब से, यानी ये चीज है, ये क्या है, ये है बैंक वालों के हिसाब से मेरे बैंक का बैलेंस कितना है। अब ऑब्वियसली मेरे बैंक का बैलेंस है, अब अगर अकाउंटेंट 10 लाख बोल रहा है तो बैंक वालों को भी 10 लाख बोलना चाहिए तो सही, क्योंकि सेम अकाउंट के बारे में बातें चल रही हैं। अब अगर सेम अकाउंट की जो जानकारियां हैं वो अगर दो लोग मेंटेन कर रहे हैं तो क्या वो जानकारियां अलग अलग होनी चाहिए? ऑब्वियसली नहीं, सेम होनी चाहिए। यानी हमारे बैंक का बैलेंस मैं चाहे अकाउंटेंट से पूछूं चाहे बैंक वालों से पूछूं, सेम बैलेंस होना चाहिए। बट कुछ एक कारणों से बेसिकली होता क्या है कि इस दोनों पासबुक और कैश बुक के बैलेंसेस जो मैंने अभी तो बोले कि ये सेम होने तो चाहिए, यानी कंसेप्ट तो यही है कि ये दोनों के दोनों बैलेंस बिल्कुल सेम होने चाहिए, शुड बी सेम, बिल्कुल सेम होने चाहिए। भाई जब मेरे ही बैंक का बैलेंस की बात चल रही है, वो चाहे अकाउंटेंट मेंटेन करे चाहे बैंक वाले, तो दोनों ही जगह मेरा सेम होना चाहिए। लेकिन इन दोनों बैलेंसेस के अंदर कुछ एक डिफरेंसेस आ जाते हैं, जैसे कि कई बार मैं अपने अकाउंटेंट से पूछता हूं कि मेरे बैंक का बैलेंस कितना है, वो कहता है 10 लाख, लेकिन जब मैं बैंक में पता करता हूं तो मेरे बैंक का बैलेंस कुछ और होगा, मानो कि 12 लाख होगा या 11 लाख होगा। तो ऐसा होता क्यों है? क्योंकि मेरा अकाउंटेंट जब एंट्री रिकॉर्ड करता है और जब बैंक वाले एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, कई बार उन दोनों ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग में टाइमिंग डिफरेंस आ जाता है। यानी अगर मैं कोई चेक इशू कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल किसी पार्टी को चेक बना के दे रहा हूं, तो भाई अकाउंटेंट भी एंट्री करेगा। मैं पेमेंट पर्पस के लिए चेक बना के दे रहा हूं तो अकाउंटेंट भी मेरे बैंक के बैलेंस को गिराएगा, और वो चेक कभी ना कभी वो जो कि है मेरे बैंक के बैलेंस को गिराएगी भी, तो पासबुक से ही पैसे कभी ना कभी डिडक्ट हो ही जाएंगे। लेकिन बात यह है कभी ना कभी क्या दोनों इवेंट सेम वक्त पे हो, तो ऐसा जरूरी तो नहीं है मेरे बच्चा, ध्यान रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कभी किसी पार्टी को अगर 10 जनवरी को चेक बना के दे रहा हूं तो अकाउंटेंट तो उसी वक्त 10 जनवरी को एंट्री कर लेता है, लेकिन वो पार्टी तो उस चेक को अपने घर में ले जाएगी और क्या पता अगले 10 दिन तक या हो सकता है अगले 20 दिन तक उस चेक को अपने घर पर ही रखे या अपने बिजनेस प्रमाइसेस में रखे, यानी वो उस चेक को जमा ना कराए बैंक के अंदर। तो ऐसे सिचुएशन में ऑब्वियसली बैंक वालों को तो पता ही नहीं लगेगा, यानी बैंक वाले तो कोई एंट्री पास नहीं करेंगे। बट क्या अकाउंटेंट एंट्री पास कर चुका होगा? तो यस, अकाउंटेंट तो एंट्री पास कर चुका होगा। तो ध्यान रखिएगा यहां कुछ एक कारण बन जाते हैं डिफरेंसेस के, और मान के चलिए इस चैप्टर के अंदर आपको वही रीजंस ऑफ डिफरेंस पढ़ने हैं जिन रीजन से ये बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैंक बैलेंस एज पर पासबुक में अंतर आ जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको कंसेप्ट समझना है कि बीआरएस है क्या चीज। तो बीआरएस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जो कि दो चीजों को रिकंसाइल करती है, मिलाप करती है। कौन सी दो चीजों का? तो बैलेंस एज पर कैश बुक जो हमारा अकाउंटेंट मेंटेन करता है, बैलेंस एज पर पासबुक जो बैंक वाले मेंटेन करके चलते हैं। तो इन चीजों के बीच में मिलाप करने का काम करती है हमारी बीआरएस। कैसे क्वेश्चन होते हैं, कैसे दिखते हैं, तो वो अभी बाद में बात करेंगे। सबसे पहले आपको कुछ एक थोड़े बहुत तो जरूर क्या रीजंस ऑफ डिफरेंस पढ़ने हैं जी। रीजंस ऑफ डिफरेंस कि किन किन कारण से ऐसा हो जाता है। अब जैसे कि उनमें से एक फॉरमोस्ट सबसे ज्यादा जो फेमस कारण है उसी को सबसे पहले मैं यहां पर लिख देता हूं। क्या है जी सबसे ज्यादा फेमस कारण? तो कई बार हम चेक इश्यू कर देते हैं। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि चेक इश्यू करने का मतलब क्या होता है सर जी। चेक इश्यू करने का मतलब क्या होता है? तो चेक इश्यू करने का मतलब किसी पार्टी को पेमेंट पर्पस के लिए, जैसे होता है ना आप किसी क्रेडिटर को पेमेंट करना चाहते हैं, तो किसी पार्टी को पेमेंट पर्पस के लिए आपने चेक इशू कर दिया, यानी कि चेक बुक से चेक बना के उस सामने वाली पार्टी के नाम पर और आपने चेक बना के दे दिया। तो चेक इशू करने का मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखिएगा, जरूर अच्छे से आपको याद रहना चाहिए ये बात। तो चेक इशू करने का मतलब पेमेंट पर्पस के लिए किसी को चेक देना। तो चेक इशू तो आपने कर दिया, और देखिए जैसे ही आप चेक इशू करते हैं तो होता क्या है, आप ऑन द स्पॉट तभी के तभी आप अपने अकाउंटेंट को बोलते हैं कि हे अकाउंटेंट हे अकाउंटेंट, मैंने चेक बना के दे दिया है सामने वाली पार्टी को, तो आप एंट्री रिकॉर्ड कर लीजिए, और वो तभी के तभी कैश बुक में से बैलेंस को डिडक्ट कर
देता है। अब ऑब्वियस सी बात है कि भाई चेक इशू करने के बाद होगा क्या, मैंने किसी पार्टी को चेक बना के दे दिया है, उसके बाद वो पार्टी बैंक में जाएगी, उस चेक को ले जाके जमा करा देगी, और अगर उसने जमा करा दिया तो ठीक है, मेरे बैंक से भी पैसे कट जाएंगे, तो बात खत्म। तो एक तरह से मैंने चेक इशू किया, मैंने कैश बुक में से पैसा काटा, दूसरी तरफ अगर उसने चेक प्रेजेंट कर दिया, अगर चेक प्रेजेंट कर दिया तो पासबुक से पैसे डिडक्ट हो गए। लेकिन अगर चेक प्रेजेंट नहीं किया, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, क्या पता उसने अभी तक ना प्रेजेंट किया हो, क्योंकि आमतौर पर तो भाई चेक को जमा कराने का जो वक्त होता है वो तो 3 महीने का होता है। यानी आज की डेट में अगर मैं 10 जनवरी को अगर सपोज करो चेक बना के दे रहा हूं, तो सामने वाली पार्टी के पास तो पूरे 3 महीने मौजूद हैं। 10 जनवरी के बाद 10 फरवरी, 10 मार्च, 10 अप्रैल, तो आमतौर पे मिनिमम टू मिनिमम 10 अप्रैल तक का तो वक्त है कि वो 10 अप्रैल से पहले जा सकते हैं बैंक के अंदर। अब उसकी बीच में अगर कभी हम देखें कि हाँ भाई कैश बुक पासबुक का क्या बैलेंस सेम आ रहा है, तो ऑब्वियसली इस कारण से आपका बैलेंस में बदलाव आ जाएगा। चेक इश्यू तो हमने कर दिया, यानी कैश बुक से तो पैसा डिडक्ट हमने कर दिया, बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, लेकिन अभी तक वो चेक पेमेंट पर्पस के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ है। इसी ही कारण से क्या अभी तक पासबुक में कोई एंट्री हुई है, तो पासबुक में अभी तक कोई एंट्री नहीं हुई है। ठीक है जी, नहीं हुई है। अरे चौबे जी आप कहां से गए? है तो पासबुक में अभी तक कोई भी एंट्री नहीं हुई है। तो ये जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है, क्या चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, बहुत अच्छे से आपको अपने माइंड में रखना है कि जैसे ही हम चेक इशू करते हैं, हम कैश बुक में से बैलेंस को डिडक्ट कर देते हैं, कैश बुक से बैलेंस को कम कर देते हैं, जबकि पासबुक मेरी वहीं की वहीं रह जाती है। इसके अलावा ऐसे ही मेरा दूसरा पॉइंट कि कई बार हम कुछ चेक ऐसे होते हैं जो हमें कस्टमर से मिलते हैं, कुछ चेक ऐसे होते हैं जो हमें कस्टमर से मिलते हैं, ऐसे चेक जो हमें रिसीव हुए हैं किसी कस्टमर से और उनको मैंने बैंक में जमा करा दिया। तो ये तो कौन से वाले चेक की बात चल रही है मेरे बाबू? तो ये उन चेक की बात चल रही है जो मुझे रिसीव हुए हैं, रिसीव फ्रॉम कस्टमर, रिसीव फ्रॉम कस्टमर। देखो, जो पेमेंट पर्पस के लिए मैं क्रेडिटर को देता हूं वो होते हैं चेक इश्यूड, वो होते हैं चेक इश्यूड, और जो मैं कस्टमर से रिसीव करता हूं उन्हें कहता हूं मैं चेक डिपॉजिटेड, यानी कि मैंने चेक को बैंक में जमा करा दिया है। जो चेक मैं इशू करता हूं उनसे मेरी कैश बुक का बैलेंस कम होता है, लेकिन अगर इन चेक को मैं अपने बैंक में जमा कराऊंगा तब तो मैं ये उम्मीद करता हूं कैश बुक के बैलेंस को बढ़ा दिया होगा, क्योंकि हमने बेसिकली ये चेक जमा कराए हैं, और चेक जब जब हम जमा कराते हैं अपने बैंक के अंदर तो हमारा बैंक का बैलेंस बढ़ता ही है, इंक्रीज ही होता है। तो अकॉर्डिंगली जैसे ही हमने चेक जमा कराए होंगे तो अपने कैश का बैलेंस बढ़ा दिया होगा। अब दो बातें हो सकती हैं, या तो वो ऑन द स्पॉट चेक क्लियर हो चुके हों, अगर क्लियर हो चुके होंगे तो ऑब्वियसली बैंक में भी पैसा आया होगा, पासबुक भी आपकी बढ़ गई होगी, उसमें कोई समस्या नहीं। लेकिन दिक्कत किस चीज में है कि हमने चेक जमा तो कराया है बट किसी कारणवश, किसी कारण से वो चेक अभी तक क्लियर नहीं हो पाए हैं, बैंक की प्रोसेसिंग के अकॉर्डिंगली हमारे बैंक में पैसा नहीं आया है। ऐसा नहीं है असल जिंदगी में कि आप जिस तारीख को, जिस डेट को बैंक में चेक जमा कराते हैं तो ऑन द स्पॉट आपके बैंक में पैसा आ जाता है, ऐसा नहीं है। आमतौर पर अगर आप 10 तारीख को चेक जमा करा रहे हो तो ऑन द स्पॉट पैसा नहीं आएगा, चेक को क्लियर होकर आपके अकाउंट में पैसा आने में लगभग 2 से 3 दिन का मिनिमम वक्त लग ही जाता है आमतौर पर। अब इसी ही बीच में अगर हम देख रहे होंगे कि हाँ भाई बताओ कि क्या कैश बुक और पासबुक यानी बैंक के हिसाब से और हमारे अकाउंटेंट साहब के हिसाब से क्या बैलेंस बराबर है, तो ऑब्वियसली बैलेंस बराबर नहीं रहेगा, क्योंकि चेक जमा कराया जा चुका होगा, कैश बुक तो अकाउंटेंट साहब ने बढ़ा दी होगी, लेकिन वो चेक क्लियर ना होने के कारण से पासबुक वहीं की वहीं अटक गई होगी, पासबुक के अंदर कोई भी बदलाव नहीं आया होगा। देखिए ध्यान रखिएगा, बीआरएस टॉपिक को बड़े आराम से आप कर जाएंगे अगर आप इन रीजन को अंडरस्टैंड कर जाएंगे। जैसे कि चेक इशूड का मतलब है किसी को पेमेंट पर्पस के लिए चेक देना, तो कैश बुक तुरंत डाउन हो जाती है, लेकिन वो चेक अगर सामने वाली पार्टी ने प्रेजेंट नहीं किया तो पासबुक वहीं की वहीं अटक गई, तो आपका डिफरेंस आ जाता है। अगर चेक प्रेजेंट हो जाते हैं तो उन चेक को हम बीआरएस में डील नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा। आपको बीआरएस के अंदर किन चेक से लेना देना है, तो जो चेक आपने इशू तो किए बट प्रेजेंट नहीं हो पाए, जो चेक आपने जमा तो कराए बट क्लियर नहीं हो पाए, क्योंकि अगर आपने इशू तो किए और वो प्रेजेंट हो गए तो बहुत अच्छी बात है, कैश बुक से भी पैसा डिडक्ट होगा और पासबुक से भी, तो बीआरएस में कोई कारण नहीं बनेगा, डिफरेंस का कोई कारण नहीं बनेगा। ऐसी कुछ एक और भी ट्रांजैक्शन आ जाती हैं जिनकी वजह से ये कैश बुक और पासबुक के बैलेंसेस में अंतर आ जाते हैं, जैसे कि
जैसे कि बैंक वालों ने बैंक चार्जेस ले लिए, बैंक वालों ने बैंक चार्जेस ले लिए। अब देखो ये जो शुरुआत के 2 पॉइंट हैं, जो शुरुआत के 2 पॉइंट हैं, इन 2 पॉइंट को तो हम इस तरह से इंटरप्रेट कर रहे थे, कैसे कि कैश बुक में या तो माइनस हुआ या प्लस हुआ, और पासबुक में कोई रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई कि हमने चेक इशू किया तो हमने कैश बुक में एंट्री कर ली लेकिन पासबुक में एंट्री नहीं हुई। चेक डिपॉजिट कराया तो कैश बुक के अंदर तो बैलेंस बढ़ा दिया लेकिन पासबुक में एंट्री नहीं हुई। लेकिन ये जो बाद वाले पॉइंट हैं, अब ये जो ये नेक्स्ट 3 पॉइंट में डिस्कस करने वाला हूं, ये थोड़े से अलग पैटर्न पे चलेंगे। लाइक बैंक ने बैंक चार्जेस ले लिए, भाई वो आपको अकाउंट ओपन करके देते हैं, आपको काफी सारी फैसिलिटी देते हैं, तो इसके बदले में वो क्या करते हैं, वो आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट कर लेते हैं काफी बार। तो कुल मिला के यहां पर हम बोलेंगे कि पासबुक से यानी कि सीधा बैंक वालों ने आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट कर लिए, तो पासबुक से पैसा डिडक्ट हो चुका है और इस बार कैश बुक आपकी स्टिल वहीं की वहीं अटक के रह गई है। तो इस बार पासबुक से पैसा डिडक्ट हुआ, कैश बुक वहीं की वहीं अटक के रह गई है, तो अगेन आपके डिफरेंसेस क्रिएट हो जाएंगे। और ऐसे ही कई बार बैंक वाले जो कि हैं वो आपको इंटरेस्ट दे देते हैं, भाई आपका बैंक के अंदर पैसा रखा हुआ है तो बैंक आपको इंटरेस्ट देता है। तो बेसिकली अगर बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया तो ऐसे सिचुएशन में पासबुक के अंदर बैंक के हिसाब से आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन किसी कारणवश आपको इस बारे में जानकारी नहीं थी जिसकी वजह से आपने कैश बुक में कोई एंट्री की ही नहीं। ये डॉट लगाने का मतलब है कोई एंट्री ना करना। तो जरा आराम से, भाई इंटरेस्ट आपको मिला, पासबुक में बैलेंस इंक्रीज हुआ क्योंकि आपको इंटरेस्ट मिला, लेकिन कैश बुक वहीं की वहीं है क्योंकि अकाउंटेंट इस बारे में अवगत नहीं है, उसे इस बात की जानकारी नहीं है, पता ही नहीं है। हां अगर पता होता तो पासबुक में तो पैसा आ ही चुका है, अकाउंटेंट कैश बुक में भी एंट्री कर लेता और रीजन ऑफ डिफरेंस वो ना बनता। लेकिन यहां हम जब बीआरएस चैप्टर के अंदर डील करेंगे तो हम यही मान के चलते हैं सभी पॉइंट्स के अंदर कि इंटरेस्ट मिला तो है, पासबुक बढ़ी तो है, लेकिन अकाउंटेंट को इस बारे में जानकारी नहीं है जिसकी वजह से कैश बुक वहीं की वहीं रह गई है आपकी। और कई बार ये स्पेसिफिक पॉइंट भी आ जाता है, कौन सा स्पेसिफिक पॉइंट, कि डायरेक्टली डिपॉजिटेड एनी अमाउंट बाय ए कस्टमर, यानी किसी कस्टमर ने, कस्टमर कौन होता है, जो आपको पैसा देने वाला होता है। अब क्या उसने आपको पैसे दिए, बिल्कुल पैसे दिए, और उसने क्या किया, उसने सीधा आपके अकाउंट में जाकर पैसा जमा करा दिया। तो किसी कस्टमर ने डायरेक्टली आपके अकाउंट में जाकर पैसा जमा करा दिया और आपको इस बारे में जानकारी नहीं है, तो अगेन हम यही कहेंगे कि उसने पैसा जमा कराया तो आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, पासबुक का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। आपको इस बात के बारे में जानकारी नहीं तो कैश बुक आपकी वहीं की वहीं स्टिल रह गई। देखिए बीआरएस के क्वेश्चन बहुत अच्छे से करेंगे आप, बड़े ही शानदार तरीके से, बेहतरीन तरीके से, बहुत आसानी से करेंगे आप, अगर आपको इन डिफरेंसेस की जानकारी हो कि ये ऑपरेट कैसे करते हैं, कि चेक इशूड और डिपॉजिटेड, ये जो 2 स्पेसिफिक शुरुआती पॉइंट थे, इनका इंपैक्ट इनिशियली आपकी कैश बुक में पड़ता है, लेटर ऑन हम पासबुक में मान के चलते हैं कि कोई एंट्री नहीं हुई। आपको कंसेप्चुअली इस बारे में जानकारी होनी चाहिए कि चेक इश्यू करने का मतलब है कैश बुक से पैसे का जाना और चेक डिपॉजिटेड करने का मतलब है कैश बुक में पैसे का आना। तो इस बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट और इस तरह की ट्रांजैक्शन का आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि ये सभी तरह की ट्रांजैक्शन आपके पासबुक को इंपैक्ट करती हैं। बैंक वाले डायरेक्टली आपके अकाउंट से या तो पैसा डिडक्ट करते हैं चार्जेस के नाम का या इंटरेस्ट के नाम का आपके अकाउंट में पैसा डाल देते हैं, जिसकी वजह से सीधा आपके पासबुक में पैसा या तो कम होता है या बढ़ता है। अकाउंटेंट को इस बात की जानकारी नहीं होती, इसी वजह से कैश बुक में हमने तीनों सिचुएशन में डॉट लगाया, यानी अकाउंटेंट ने कोई एंट्री नहीं की। तो अगर आपको रीजन की अंडरस्टैंडिंग होगी तो मान के चलिए क्वेश्चन तो हम काफी आसानी से कर लेंगे। और आज की इसी अभी एक क्लास के अंदर एक क्वेश्चन हम लोग करके भी देखेंगे जो बड़े आराम से समझ में ना आया तो कहना, बशर्ते प्रोवाइडेड, उसके लिए पहले आपको ये 5 के 5 कारण अच्छे तरीके से माइंड के अंदर अंडरस्टैंड होने चाहिए, याद नहीं होने चाहिए। याद तो एक सिंगल चीज नहीं करेंगे हम, एक एक चीज समझ के चलेंगे, एक एक चीज अंदर आत्मा तक बसा के चलेंगे। तो साथ साथ जुड़े रहिए, साथ साथ लगे रहिए, देखते रहिए। तो समझ में ना आए तो कहना। तो चलिए खैर, प्रेम से बोले अगेन राधे राधे। आओ जरा करते हैं आगे फर्दर शुरुआत। सबसे पहले हम लोगों ने बीआरएस का मतलब थोड़ा सा जाना, देन रीजन ऑफ डिफरेंसेस की आखिर कारण क्या क्या बन जाते हैं आमतौर पे कैश बुक पासबुक के बैलेंसेस में, कारण क्या क्या होते हैं, तो ये सब कुछ देखा। अब इसके अलावा एक और अनदर कंसेप्ट हमें पढ़ना है क्या, और जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान रखिएगा। इसी ही कंसेप्ट के बेसिस पे मैं पीछे भी कुछ एक एडिशनल बातें कोट करने वाला हूं। क्या, जरा सुन लेते हैं। क्या हमने आज से पहले अपनी अकाउंटिंग के अनुसार चीजें कैसे चलती हैं, अपनी कैश बुक के अनुसार चीजें कैसे चलती हैं, क्या ये पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ है मेरे बाबू? तो बिल्कुल मैंने पढ़ा हुआ है। कैश बुक जो कि हमारी अकाउंटिंग बुक है, कैश बुक जो कि हमारा अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट है, तो क्या हमने इसके अकॉर्डिंगली चीजों को पढ़ा हुआ है? तो बेशक पढ़ा हुआ है। सर जी बिल्कुल पढ़ा हुआ है।
तो देखो, एक चीज होती है पैसे का जाना, एक चीज होती है पैसे का जाना। जब जब पैसा जाता है तो बताओ बैंक अकाउंट क्या होता है? सर जी क्रेडिट होता है। बड़े आराम से हम लोग जानते हैं ये बात। क्या होता है? क्रेडिट होता है। और क्रेडिट होने का कारण, अगर मैं कारण की भी बात करूं तो बड़ा आसान है। क्रेडिट होने का कारण है कि बैंक हमारा एक एसेट है और वो बैंक का बैलेंस मेरा जैसे ही पैसा जाता है तो कम हो जाता है सर जी, इसलिए वो बेसिकली क्रेडिट कर दिया जाता है। इसके अलावा भाई पैसा जाता है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होता है, पैसा जाता है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होता है। और ये कैश बुक चैप्टर में भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि पैसा आएगा तो डेबिट साइड में, जाएगा तो क्रेडिट साइड में। तो पैसा जाएगा, आउटफ्लो होगा तो क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट, कैश बुक में क्रेडिट बोलोगे आप। लेकिन अगर पैसा आएगा आने वाला तो आएगा ही। अगर इनफ्लो होगा, पैसा आ रहा है, तब क्या किया जाएगा मेरे बच्चा? तो जरा आराम से, तब उस सिचुएशन में कैश बुक के अंदर डेबिट किया जाएगा। सर जी हमें मालूम है ये बात। तो देखो, ये वाली बात आपके लिए नई नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जो अगली बात है वो हमारे लिए नई है। हालांकि आमतौर पर क्या हम ये बात जानते हैं या नहीं? तो बेशक हम जानते हैं। क्या कि भाई हमने तो ये पढ़ा अकाउंटिंग के अंदर कि पैसा आता है तो बैंक अकाउंट डेबिट होना चाहिए। हमने तो ये पढ़ा कि पैसा आता है तो बैंक अकाउंट डेबिट होना चाहिए, कैश बुक की डेबिट में एंट्री होनी चाहिए। लेकिन असल जिंदगी में तो जब पैसा आता है तो डैश अमाउंट हैज बीन क्रेडिटेड टू योर अकाउंट, इस तरह के कुछ दिखने वाले मैसेजेस हमें आमतौर पर आते हैं। कैसे मैसेज आते हैं? कि डैश अमाउंट हैज बीन क्रेडिटेड टू योर अकाउंट। और जबकि हम अकाउंटिंग में करते हैं डेबिट और मैसेज आता है क्रेडिट का, तो चक्कर क्या है ये आखिर? क्या चक्कर है ये आखिर? क्या हम पढ़ाई गलत पढ़ रहे हैं या बैंक वाले गलत मैसेज भेज रहे हैं? तो जवाब है हम भी पढ़ाई सही पढ़ रहे हैं, बैंक वाले भी सही मैसेज कर रहे हैं। बेसिकली चीजों को समझना जरूरी है। तो आओ जरा चीजों को समझते हैं। तो देखिए, बैंक वाले तो जो भी हमें मैसेज भेजते हैं, बैंक वाले तो जो भी हमें मैसेज भेजेंगे वो हमारे हिसाब से नहीं बल्कि अपने हिसाब से भेजेंगे। इसका क्या मतलब हुआ? जरा आराम से समझ। बैंक जो कि हमारा तो नेचर वाइज क्या है? नेचर वाइज हमारा ये एसेट कहलाता है। और ये बात क्या मेरी बोलने लायक है कि हाँ बैंक हमारा एसेट होता है? तो बैंक तो हमारा तो एसेट कहलाता है। अब एसेट बढ़ता है तो क्या होता है? एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है। सही बात है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है। लेकिन ये जो बैंक बैलेंस है, जो हमारा तो एसेट है लेकिन वो बैंक वालों की लायबिलिटी कहलाता है। जो हमारा बैंक का बैलेंस है वो हमारा तो एसेट है। हमारे अकाउंट में अगर 50,000 रुपए हैं तो आई हैव अ राइट टू विड्रॉल 50,000 रुपीज। ये मेरा बेनिफिट है, मेरा फायदा है। बट बैंक वालों को तो पे करने पड़ेंगे 50,000 रुपए, तो उनके लिए तो ये लायबिलिटी है मेरे बाबू। अगर मेरे बैंक के अंदर 10 लाख रुपए हैं तो उनके ऊपर लायबिलिटी है 10 लाख रुपए की, कि कभी भी मैं आ सकता हूं और अपने 10 लाख रुपए मांग सकता हूं। तो उनके ऊपर तो एक लायबिलिटी की तरह वर्क करता है। तो एक लाइन में बात खत्म हो जाती है इस चीज के कारण के लिए कि मेरा बैंक मेरा तो एसेट है, तो उसके लिए मैं तो एसेट वाले रूल एप्लीकेबल करूंगा। लेकिन बैंक वाले तो उसके ऊपर एसेट नहीं बल्कि लायबिलिटी की तरह रूल एप्लीकेबल करते हैं। और बताओ लायबिलिटी के लिए क्या रूल बनेगा? है लायबिलिटी के लिए क्या रूल बनेगा? भाई पैसा आने पर, जब मेरे अकाउंट में पैसा आएगा, जब मेरे अकाउंट में कोई भी इनफ्लो होगा, तो उनके लिए, भाई हमारे लिए तो एसेट बढ़ता है तो हम तो डेबिट करेंगे ही करेंगे। लेकिन उनके लिए तो लायबिलिटी इंक्रीज होगी। अब लायबिलिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो बताओ मेरे बच्चा, क्रेडिट नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? क्रेडिट ही तो करेंगे। यही कारण है कि जब हमारे अकाउंट में पैसा आता है तो बैंक वाले हमें क्रेडिट का मैसेज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी तो लायबिलिटी बढ़ती है और लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट ही होता है। ये बात हम अच्छे से जानते हैं। और जब पैसा जाएगा तो हमारा तो एसेट कम होता है, इसलिए हम क्रेडिट करते हैं। लेकिन बैंक वाले क्रेडिट का नहीं बल्कि डेबिट का मैसेज भेजते हैं। तो डेबिट का मैसेज वो क्यों भेजते हैं? क्योंकि ऑब्वियसली लायबिलिटी तो आपकी कम हो रही है उन लोगों की, है ना, हमारी नहीं, उन लोगों की। क्योंकि वो लोग जो मैसेज भेजते हैं वो हमें लायबिलिटी के हिसाब से भेजते हैं, और हम लोग जो अपनी अकाउंटिंग में पढ़ते हैं, जो अपनी पढ़ाई में पढ़ते हैं, वो एज अ बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, और बिजनेसमैन के हिसाब से तो वो एसेट है। इन शॉर्ट कहने का क्या मतलब है? इस सारी की सारी चर्चाओं से मेरा मतलब क्या है? तो जरा आराम से, अगर कभी भी कुछ भी लिखा होगा कि डैश अमाउंट हैज बीन क्रेडिटेड इन योर पासबुक, तो पासबुक में क्रेडिट का मतलब पैसे का आना होता है, पासबुक में डेबिट का मतलब पैसे का जाना होता है, आउटफ्लो होता है। जबकि कैश बुक के रूल्स तो आप ऑलरेडी जानते हो कि अगर कैश बुक में डेबिट है तो वो पैसे का आना है, और कैश बुक में क्रेडिट है वो पैसे का जाना है। यानी इन शॉर्ट कहने का, दोबारा से समराइज्ड वे में अगर अलग तरीके से बोलूं तो पैसे का आना कैश बुक में डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है, बट पासबुक में तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है। अपोजिट रूल चलने वाले हैं, और अपोजिट होने का कारण भी मैं एक्सप्लेन कर चुका कि हमारा बैंक अकाउंट हमारा तो एसेट है बट बैंक वालों के लिए तो लायबिलिटी है, तो इसलिए रूल हमारे पलट जाते हैं। तो कभी भी पैसा आएगा तो हम तो डेबिट करते
हैं बट बैंक वाले क्रेडिट करते हैं। अगर पैसा जाएगा तो हम तो क्रेडिट करते हैं लेकिन बैंक वाले तो डेबिट करेंगे, क्योंकि हमारा बैंक बैलेंस, हमारा बैंक अकाउंट, हमारा तो एसेट है बट बैंक वालों को लायबिलिटी। तो यही कारण है कि रूल्स हमारे पलट जाते हैं पूरी तरीके से। चलिए खैर, तो इसी हिसाब से अगर मैं पीछे यहां पर कुछ लिखना चाहूं, क्या लिखना चाहूं कि बैंक चार्जेस क्या 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 बताओ, क्या बैंक चार्जेस डेबिट या क्रेडिट है, डेबिट या क्रेडिट, कि बैंक चार्जेस पासबुक में क्या हुए हैं, डेबिट या क्रेडिट। और इंटरेस्ट के बारे में क्या लिखूं कि भाई इंटरेस्ट पासबुक में क्या हुआ है, डेबिट या क्रेडिट। तो देखो बैंक चार्जेस का मतलब होता है पैसे का जाना, और पैसे का जाने को बैंक वाले तो क्या बोलते हैं, डेबिट पुकारते हैं। तो यही कारण है कि यहां पर अगर कुछ लिखा जाएगा तो वो लिखा जाएगा डेबिट, वो सॉरी यहां पर बैंक चार्जेस, तो बैंक चार्जेस के केस में लिखा जाएगा यहां पर डेबिट। और अगर इंटरेस्ट के केस में बात करें तो क्रेडिट का मतलब होता है पैसे का आना, तो यहां पर लिखा जाएगा क्रेडिटेड। तो ऐसे करके बातें हैं हमारी। तो पासबुक के अंदर जब कहीं भी बातें करेंगे, हम पासबुक के अंदर बातें करेंगे तो क्रेडिट का मतलब पैसे का आना और डेबिट का मतलब पैसे का जाना होने वाला है। तो ये वाले कंसेप्ट भी हमें अच्छे से पकड़ के रखने हैं। और फाइनली आ जाते हैं अब अपने क्वेश्चन की ओर। तो जरा आराम से, क्वेश्चन कितने तरह के होते हैं आपके, तो ध्यान रखिएगा मेरे बाबू, मेरे बच्चा, मेरे सोना बाबू, क्या कि दो तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं आपके। यहां बीआरएस के दुनिया में, यहां बीआरएस के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके दो तरीके के होते हैं। कितने तरह के होते हैं, दो तरीके के होते हैं। कैसे होते हैं दो तरीके के, जरा सुन लेते हैं। एक वो क्वेश्चन होंगे जहां पर शुरुआत में आपको बैलेंस दिया होगा, किसका दिया होगा, कैश बुक का बैलेंस दिया होगा। तो बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ होगा, इनिशियल पॉइंट इज अ कैश बुक बैलेंस। और आपको काफी सारे रीजंस दिए होंगे कि हाँ भाई चेक आपने इशू किया बट प्रेजेंट नहीं हुआ और बैंक चार्जेस कट गए, इंटरेस्ट लग गई, तो उन रीजंस को आपको या तो प्लस करना पड़ता है या माइनस करना पड़ता है। और फाइनली आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं, भाई अगर कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है तो आप फाइनली आइडेंटिफाई कर लेते हैं पासबुक का बैलेंस। और एक दूसरे तरह के क्वेश्चन जहां पर इनिशियली कैश बुक का नहीं बल्कि पासबुक का क्वेश्चन गिवन होगा, यानी कैश बुक का नहीं बल्कि पासबुक का क्वेश्चन गिवन होगा, यानी कि पासबुक का बैलेंस शुरुआत में गिवन होगा और काफी सारे रीजंस लिखे होंगे, ये रीजन वो रीजन, यानी कि भाई चेक इशू किया प्रेजेंट नहीं हुआ, बैंक वालों ने इंटरेस्ट दिया बट हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, या फलाना ढिमकाना कुछ भी कारण होंगे। उन सबको आप या तो ऐड करोगे या लेस करोगे। अब ऐड या लेस कैसे करेंगे तो वो तो सोचेंगे, हम अभी सोच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और फाइनली वहां पर आंसर के तौर पर आप क्या निकालोगे, कैश बुक। कैश बुक, अब देखो भाई बीआरएस जैसे ही हम बनाना शुरू करते हैं, बीआरएस जैसे ही हम बनाना शुरू करते हैं तो हमेशा डिफरेंस क्रिएट होते हैं। तो डिफरेंस जैसे क्रिएट होते हैं तो आपको चीजों को बराबर करना पड़ता है। चीजों को बराबर करने के लिए आप किसी ना किसी चीज में बदलाव करते हो। तो बदलाव किस में करते हो आप, जिस चीज से क्वेश्चन शुरू हुआ है। भाई अगर शुरुआती इनपुट पॉइंट कैश बुक है तो आप जो भी नेसेसरी चेंजेस करेंगे वो कैश बुक में करेंगे। अब ये चेंजेस का मतलब क्या हुआ, तो नेक्स्ट पेज पे ही क्वेश्चन बनाया हुआ है हम लोगों ने, क्वेश्चन इससे करेंगे हम, तो इससे बातें और अच्छे से पकड़ में आ जाएंगी कि बदलाव का क्या मतलब हो। बट इनिशियली आपको ये बीआरएस का क्वेश्चन करते वक्त ये ध्यान रखना है कि ये टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट इज अ कैश बुक और स्टार्टिंग पॉइंट इज अ पासबुक। इफ स्टार्टिंग पॉइंट इज अ कैश बुक देन वी विल चेंज इनटू द कैश बुक। और इफ अगर स्टार्टिंग पॉइंट आपका पासबुक है तो जो भी हमने सारी चेंजेस करेंगे इन ऑर्डर टू इक्वलाइज, तो हम करने वाले हैं जो भी चेंजेस करेंगे वो पासबुक में करेंगे, अगर वो टाइप 2 का क्वेश्चन हुआ। तो देखो आमतौर पर सबसे पहले तो हम क्वेश्चन के अंदर यही आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है वो आपकी किस कैटेगरी का है, टाइप 1 कैटेगरी का है या टाइप 2 कैटेगरी का है। अब जैसे इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो शुरुआत में आपको डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ है। अब शुरुआत में डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ है तो बताओ मेरे बाबू कौन सा क्वेश्चन है ये, तो क्या ये टाइप 2 का क्वेश्चन है, नहीं। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ है तो कैश बुक का बैलेंस गिवन है, तो हम जो भी बदलाव करने वाले हैं वो कैश बुक के अकॉर्डिंगली करने वाले हैं मेरे बच्चा। तो ऐसे करके बातें हैं। तो जरा आराम से सबसे पहले तो बीआरएस के अगर मैं फॉर्मेट की बात करूं कि फॉर्मेट कैसा होता है, तो आओ जरा सबसे पहले तो फॉर्मेट देख लेते हैं। तो जर्नल के जैसा दिखने वाला जो इसका फॉर्मेट है वो कुछ जर्नल के जैसा होता है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है जी, ऑब्वियसली अकाउंट्स में कोई भी काम करते वक्त सबसे टॉप पे आपको हेडिंग तो डालनी ही होती है। तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, ठीक है, पर्टिकुलर्स। और डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट नहीं आता है यहाँ पर, आपको हर एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में या तो प्लस करना होगा या माइनस करना होता है, इतनी डिसीजन मेकिंग आपको लेनी पड़ती है। जरा आराम से सबसे पहले पहला सीरियल नंबर आप डाल देंगे। ठीक है जी, क्या दिया हुआ है सबसे पहला सीरियल नंबर कि डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो आपको बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है, बैलेंस एज पर
कैश बुक जो लिखी है ट्रांजैक्शन वही लिखनी है आपको। तो बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है, कितना है 30,000। अब कई बार नेगेटिव बैलेंस भी दिया होगा, ओवरड्राफ्ट बैलेंस भी दिया होगा, बाकी फिलहाल तो क्वेश्चन में नहीं है। जिस दिन ओवरड्राफ्ट बैलेंस मिलेगा उस दिन नेगेटिव साइड में लिखेंगे, फिलहाल तो पॉजिटिव में ही लिखेंगे हम 30,000 रुपए। इसके अलावा हाँ जी, तो जरा आराम से अब सेकंड पॉइंट, सेकंड थर्ड फोर्थ पॉइंट इन सबका ट्रीटमेंट करते जाएंगे। सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, और बस फाइनली अपना आंसर निकाल देंगे। क्या टाइप 1 क्वेश्चन में क्या कहा था हमने कि अगर कैश बुक का बैलेंस गिवन है तो फाइनल आंसर विल बी बैलेंस एज पर पासबुक। अगर टाइप 2 का क्वेश्चन हुआ, पासबुक का बैलेंस गिवन हुआ, तो हम कैश बुक का बैलेंस निकालेंगे। तो फिलहाल तो क्योंकि क्वेश्चन के अंदर कैश बुक का बैलेंस गिवन है तो फाइनल आंसर के तौर पर हम पासबुक का बैलेंस निकालने वाले हैं। अब देखो करना क्या है, आपको हर एक ट्रांजेक्शन को सबसे पहले रीड करना है, देन उसके बाद में आपको उसका इंपैक्ट इमेजिन करना है कि हाँ भाई अगर हमने चेक इश्यू किया है तो कैश बुक कम हो गई होगी, या अगर हमने चेक जमा कराया है तो कैश बुक बढ़ गई होगी। ऐसे करके ये जो शुरुआत के 2 पॉइंट है हमारी कैश बुक पे इंपैक्ट डालते हैं, और ये बाद वाले पॉइंट हमारी पासबुक पे इंपैक्ट डालते हैं। तो जरा आराम से, हमारा जो सबसे पहला पॉइंट गिवन है वो, यानी पहला तो हमने कर ही दिया है ये वाला पॉइंट, तो चेक डिपॉजिटेड, चेक आपने जमा कराया है बट वो चेक अभी तक क्लियर नहीं हो पाए हैं। तो बताओ 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 मेरे बाबू क्या होने वाला है। यहां पर हमने पढ़ा हुआ है, अगर नहीं पढ़ा तो वीडियो को रिवाइंड कर कर, या चलो मैं ही दिखा देता हूं क्या दिक्कत की बात है। चेक जैसे ही हम जमा कराते हैं तो हम अकाउंटेंट को बोलते हैं कि हे अकाउंटेंट हम चेक जमा कराने जा रहे हैं तो आप प्लीज कैश बुक में एंट्री कर दीजिए। तो वो कैश बुक में एंट्री कर देता है, बैलेंस को बढ़ाने वाली एंट्री, क्योंकि चेक जमा कराने का मतलब होता है जो चेक आपको कस्टमर से मिले हैं वो आपने बैंक में जमा कराए तो कैश बुक आपकी राइज हो गई होगी। पासबुक वहीं की वहीं है, पासबुक वहीं की वहीं क्यों है? क्योंकि ये चेक अभी तक क्लियर नहीं हो पाए हैं। तो सिचुएशन क्या है? सिचुएशन बड़ी आसान सी, बड़ी छोटी सी, बड़ी प्यारी सी सिचुएशन है। कैसी है कि चेक आपने जमा कराए तो दिस इज अ कैश बुक, दिस इज अ व्हाट, दिस इज अ कैश बुक, एंड दिस इज अ पासबुक। तो दिस इज अ कैश बुक, दिस इज अ पासबुक, और जैसे ही आपने चेक को जमा कराया तो आपने कैश बुक को राइज कर दिया था, कैश बुक को राइज कर दिया था, बट किन्हीं कारणों से वो चेक अभी तक क्लियर नहीं हो पाए। देखो सिचुएशन इज दिस कि आपने चेक जमा कराया तो आपने कैश बुक को राइज कर दिया। अब कैश बुक को राइज करने के बाद आपको वापस से इन दोनों को बराबर करना है, क्योंकि भाई डिफरेंस आपको नजर आ ही रहा है फिलहाल के लिए, ये ऊपर है और ये नीचे है, तो आपको इन दोनों को बराबर करना है। इन दोनों को बराबर करने के 2 तरीके हैं, या तो मैं ये जो ये चीज है इसको ऊपर ले आऊं, इसको ऊपर ले आऊं, बट मैं इसको ऊपर नहीं ला सकता। क्यों? क्योंकि हमारा जो शुरुआती पॉइंट है क्वेश्चन के अंदर वो क्या है? वो कैश बुक है, और हमने कहा था कि टाइप 1 क्वेश्चन जहां कैश बुक इज अ स्टार्टिंग पॉइंट, तो बराबर करने के लिए आप कैश बुक में ही चेंजेस करोगे। इन शॉर्ट इस पूरे क्वेश्चन के अंदर आप बराबर करने के लिए जो भी चेंजेस करोगे वो कैश बुक में ही करने वाले हो। तो अब आप इसको ऊपर नहीं कर सकते हो, आपको ना चाहते हुए भी इसी को ही नीचे लेके आना पड़ेगा। तो आप इसको नीचे लेके आओगे, अब नीचे लेके आना मतलब कम करना यानी माइनस करना, तो अकॉर्डिंगली आपको माइनस कर देना पड़ेगा। तो जरा दोबारा से बोल देता हूं कि चेक आपने जमा कराए थे, चेक जमा कराते ही अकाउंटेंट कैश बुक को राइज कर देता है, और इन ऑर्डर टू बैलेंस इट, दोनों को बराबर करने के लिए आप वापस कैश बुक को नीचे लेके आ गए हो, तो अकॉर्डिंगली इस पॉइंट को हम माइनस करने वाले हैं। और देखो मे भी हो सकता है अभी भी हल्की फुल्की सी कुछ शंका बच गई हो आपके दिमाग में, तो बची कुछ एंट्रीज के अंदर हमारी धीरे धीरे क्लियर होती चली जाएगी। सबसे पहले आपको ट्रांजैक्शन को रीड करना चाहिए, उसका इंपैक्ट सोचना चाहिए, एंड देन फिर उसके बाद में यहां 2000 है तो 2000 हम माइनस के कॉलम में लिख देंगे, ठीक है जी, क्योंकि हमारा कंक्लूजन निकला था कि हमें कम करना है। खैर, तो रिलेवेंट ट्रांजैक्शन को रीड करने के बाद उसका इंपैक्ट हम सोचते हैं, और फिर अगर वो टाइप 1 का क्वेश्चन है तो कैश बुक में चेंज करते हैं, अगर टाइप 2 का क्वेश्चन है तो पासबुक में। फिलहाल तो हमारा क्वेश्चन टाइप 1 का है तो हम यहीं पे ही स्टिक रहते हैं कि हमें तो जो भी चेंजेस करने हैं वो कैश बुक के अंदर करने हैं। अब जैसे अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट आपका क्या है कि इस बार आपने चेक इशू किया है, चेक इशू किया है, बट वो चेक अभी तक प्रेजेंट नहीं हो पाए हैं पेमेंट के लिए। तो देखो आपके दिमाग के अंदर होना चाहिए कि भाई चेक इशू वाले कौन से चेक होते हैं। चेक इशू मतलब जो आपने क्रिएटर को दिए हैं, यानी पेमेंट पर्पज के लिए दिए हैं, तो इससे कैश बुक बढ़ती नहीं है बल्कि आपकी कैश बुक डाउन हो जाती है, कम हो जाती है, और पासबुक वहीं की वहीं रहती है। क्यों? क्योंकि वो चेक प्रेजेंट ही नहीं हुए हैं पेमेंट के लिए, तो कैश बुक आपकी कम हो चुकी है। तो जरा आराम से इस पॉइंट में कैसे सोचने वाले हो आप कि चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो भाई अगेन 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 ये वाला मेरा हाथ, ये कैश बुक ही रहेगा हमेशा। तो दिस इज अ कैश बुक, दिस इज अ पासबुक, और इस बार आपने चेक इशू किया तो कैश बुक के बैलेंस को डाउन कर दिया होगा, और पासबुक वहीं की वहीं है। अब इन ऑर्डर टू इक्वलाइज इट, यानी दोनों को बराबर करने के लिए एक तो मैं इसको नीचे लेके जा सकता हूं, बट पासबुक को तो मैं छेड़ ही नहीं सकता ना, क्योंकि क्वेश्चन पासबुक का नहीं है। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द क्वेश्चन इज व्हाट? कैश बुक। तो आपको चेंजेस भी कैश बुक में ही करने पड़ेंगे, तो आपको कैश बुक को वापस से ऊपर लेके आना पड़ेगा। वापस से ऊपर लेके आना मतलब बढ़ाना, इंक्रीज करना मतलब ऐड करना। तो कुछ इस तरीके से चीजें सोचनी है। और देखो अगर मैं क्लियर शब्दों में बोल रहा हूं, अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिवाइंड कर करके जहां आपने 3-4 बार सुन लिया, बस
आ गया मजा, आ जाएगा आपको जरूर समझ में। तो कुछ एक रूल्स हैं, बस उनको तरीके से फॉलो करेंगे तो जरूर आएगा समझ में, हो ही नहीं सकता कि ना आए समझ में, बशर्ते आपको रूल्स को तरीके से फॉलो करना पड़ेगा। नई चीजें सीख रहे हो आप तो थोड़ा तो माइंड पे प्रेशर पड़ेगा ही आपके। तो 3000 प्लस के कॉलम में लिख देंगे हम जरा आराम से। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है बैंक इंटरेस्ट। अब हमने पढ़ा हुआ था कि देखो ये जो शुरुआत के 2 पॉइंट होते हैं ये तो आपके कैश फ्लो को इंपैक्ट करते हैं, बट ये जो बाद वाले पॉइंट होते हैं लाइक बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट या ये आखिरी पॉइंट, तो ये तो आपके पासबुक में अप एंड डाउन करता है और कैश बुक वहीं की वहीं अटकी रहती है। क्योंकि ये जो ये बैंक चार्जेस है सीधा आपके अकाउंट में से कट गया होगा, डिडक्ट हुआ होगा, इंटरेस्ट है सीधा आपके अकाउंट में मिल गया होगा, तो ये सभी पॉइंट आपके पासबुक को इंपैक्ट करते हैं इनिशियली। खैर, तो इंटरेस्ट की बातें कर रहे हैं तो इंटरेस्ट तो हमें मिलता है तो सीधा पासबुक में पैसा इंक्रीज हो गया होगा, यानी बैंक के अंदर पैसा इंक्रीज हो गया होगा। अकाउंटेंट को इस बात की जानकारी नहीं होगी जिसकी वजह से कैश बुक वहीं की वहीं रही होगी। तो डन। कैसे सोचेंगे कि भाई बैंक इंटरेस्ट है कितना है? 400 रुपए का। तो अगेन 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 दिस इज अ कैश बुक, दिस इज अ पासबुक। तो ये कैश बुक है, ये पासबुक है। इस बार पासबुक में पैसे आए हैं, इस बार पासबुक में पैसे आए हैं। बैंक इंटरेस्ट सीधा आपके अकाउंट में मिलता है तो इस बार पासबुक का बैलेंस राइज हो गया होगा। और अगेन हमें दोनों को बराबर करना है। क्या बराबर करने के लिए वापस इसे नीचे ले आऊं? नहीं, मैं इसे नहीं नीचे लेके आ सकता। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन पासबुक का नहीं है। अगर क्वेश्चन पासबुक का होता यानी टाइप 2 क्वेश्चन होता तो मैं जरूर इसे नीचे लेके आता यानी माइनस करता, बट फिलहाल मैं ऐसा नहीं कर सकता। टाइप 1 क्वेश्चन है वेयर स्टार्टिंग पॉइंट इज अ कैश बुक, तो हमें कैश बुक को ही राइज करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू बैलेंस इट। तो डन, आपको राइज करना है, इंक्रीज करना है। तो बैंक इंटरेस्ट यहां पर कितना है? 400 रुपए का। तो बस 400 रुपए को इंक्रीज कर देंगे हम, बात हमारी खत्म हो जाएगी। खैर, तो डन। जैसे ही आप सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर चुके हो तो उसके बाद करनी होती है आपको बैलेंसिंग। और बैलेंसिंग तो वैसे ही करोगे जैसे आप पहले किया करते थे कि दोनों कॉलम का टोटल करना है आपको। यानी इधर का टोटल आपने किया कितना? लगभग 33,400, और उधर का टोटल तो बहुत कम है, जस्ट 2000 है। तो बस बैलेंसिंग करने के लिए 33,400 में से 2000 माइनस कर देंगे और बची हुई बैलेंसिंग फिगर 31,400 यहां लिख देंगे। ऑब्वियसली ये छोटी साइड है तो उधर रिप्रेजेंट करेंगे। और इसी के ही सामने यहां जैसा कि हमने कहा था कि अगर कैश बुक का बैलेंस गिवन होगा, तो आंसर के तौर पर क्या निकालेंगे? बैलेंस एज पर पासबुक। तो फाइनल आंसर हमारा बैलेंस एज पर पासबुक के हिसाब से आ गया कितना? ये रहा 31,400। तो देखो आज की मान के चलिए जो पार्ट 1 था ये मेनली आपके बीआरएस का इंट्रोडक्टरी पार्ट था, जिसके अंदर हमने बीआरएस के काफी सारे कंसेप्ट बनाए हैं। ऑब्वियसली कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है लेकिन इसको आसान बनाने की जिम्मेदारी मेरी है, आपकी, ठीक है जी। काफी सारे कंसेप्ट है कि क्या होता है आपका बीआरएस, किन किन कारणों से बेसिकली कैश बुक वैल्यूज में डिफरेंसेस आ जाते हैं, डेबिट और क्रेडिट का क्या पंगा है भाई, कैश बुक के अंदर आने को डेबिट कहते हैं जबकि पासबुक में आने को क्रेडिट कहते हैं। तो इस तरह की बातें, 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं हमारे, एक कैश बुक का क्वेश्चन जहां बदलाव चेंजेस हम कैश बुक में करते हैं, एक पासबुक का क्वेश्चन जहां जो भी चेंजेस करेंगे हम पासबुक के अंदर करने वाले हैं। खैर, वो पासबुक के जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो अगले अपकमिंग पार्ट्स के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ एक क्वेश्चन के साथ हमने बातों की शुरुआत कर ली है। तो इससे अगले पार्ट के अंदर हमें कंसेप्ट कोई डिस्कस नहीं करना। ये जो हमने आज के इस पहले पार्ट के अंदर शानदार बेहतरीन से कंसेप्ट बनाए हैं जिसके बेस पे एक क्वेश्चन करके देखा, तो उसी का हायर वर्जन ऑफ क्वेश्चंस हम करेंगे। थोड़े टिपिकल क्वेश्चंस करेंगे, थोड़े और बेहतर क्वालिटी के क्वेश्चन करेंगे जिसके एग्जाम में आने की ज्यादा चांसेस रहते हैं और बल्कि आते ही आते हैं। तो चलिए, खैर फिलहाल के लिए मेरी बात खत्म होती है। तो जैसे ही कहते हैं अकाउंट्स अवेलेबल है ही, एड अकाउंट्स अवेलेबल है, तो कीप ट्यूनिंग एंड शेयरिंग। ओके, डन।